Good morning, everyone. Good morning, Good ma'am. morning. How are you? I'm I'm fine. fine. What about you? I am also fine, बेटा. आपकी नई कक्षा की शुरुआत में आप लोगों का स्वागत है. चलिए, आप लोगों का जो क्लास 7 है, इसमें जो आपको पढ़ना है प्रथम पाठ, इसमें आपकी बहुत ही अच्छी कविता सर मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित है. मैम सारे जहां से अच्छा एक गीत इतनी जो है इसको प्रसिद्धि मिली है, यानी पूरे भारत में राष्ट्र भी मतलब जाना जाने लगा है ना. तो इस गीत को आप सुने भी होंगे. तो आज की शुरुआत आपका यही गीत से होती है. तो सबसे पहले हम कवि के बारे में जानना चाहेंगे. चलिए, हम बुक शेयर कर रहे हैं, आप लोग ध्यान देंगे. इनका संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद कविता को पढ़ेंगे. बेटा देखिए, आप लोगों के सामने दिखने लगी है बुक. नो मैम. Yes, ma'am. अभी नहीं दिखी. इसको नेटवर्क प्रॉब्लम. मैम दिखी. अब दिख रही है. तो जिसके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी उसको नहीं दिख रही है ना. यस मैम. चलिए, इनका जीवन के परिचय जानते हैं. सर मोहम्मद इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1877 में बेटा आवाज मत कीजिए. लाहौर में हुआ था. दीपिका मैम म्यूट रखिए बेटा. अगर कोई आवाज कर रहा हो तो म्यूट कर लीजिए अपने आप को. अगर किसी के पास आवाज आ रही हो तो उसको अपना म्यूट कर लेना चाहिए. हाँ, तो चलिए देखते हैं. सर मोहम्मद इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1877 में लाहौर में हुआ था. इस समय लाहौर जो पाकिस्तान में है, लेकिन जब उनका जन्म हुआ था तो भारत और पाकिस्तान एक था. 1877. आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ था, तो बताए अभिलाल, अरुण. 15 अगस्त 1947. 1947 में, यानी 1947 में हुआ था. 1947. 1870 में ही हुआ था. बहुत पहले उनका जन्म हुआ था. उस समय भारत पाकिस्तान एक था, है ना. तो जब भारत का विभाजन हुआ तब ये पाकिस्तान के कभी माने गए, नहीं तो पहले ये जो है भारत के ही माने जाते थे. इसीलिए इन्होंने जो सारे जहां लिखा, भारत में तो क्रांतिकारियों वीर लोगों के लिए यह जो है ज्यादा फेमस हुआ. सब लोग इसको गाने लगे और अंग्रेजों के खिलाफ जो है स्वतंत्रता संग्राम के लिए तैयार हो गए. रचनाएं और भी हैं. ये उर्दू भाषा के शायर, शायरी करने वाले है ना. इनकी प्रसिद्धि शायरी में ही प्राप्त है अधिकतर. तो इनकी रचनाएं हैं रुमूज ए बेखुदी, असरार ए खुदी, बंग ए दारा, तराना ए हिंद. तराना ए हिंद, यही है आपका सारे जहां से अच्छा, है ना. यस मैम. के बाद Yes, ma'am. पहले ये प्रसिद्ध कवि, नेता और दार्शनिक थे और मुख्य रूप से उर्दू और फारसी भाषा रचनाकार थे. उर्दू और फारसी भाषा में लिखते थे. पाकिस्तान में इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त हुआ. जब भारत विभाजन हुआ तो अल्लामा इकबाल यानी विद्वान, शायर ए मशरिक यानी पूरब का शायर आदि नामों से पुकारा जाता. कहाँ? पाकिस्तान में. पाकिस्तान से हम लोग अपने कवियों को बहुत राष्ट्र कवि का दर्जा देते हैं, कुछ क्रांतिकारी का दर्जा हम लोगों ने दिया है. ऐसे ही पाकिस्तानियों ने इन्हें जो है अल्लामा इकबाल, शायर मशरिक आदि नामों से पुकारा है.
फारसी भाषा में लिखी शायरी कायरान और अफगानिस्तान में प्रसिद्ध है। वहाँ इन्हें इकबाले लाहौर कहा जाता है ना, इकबाले लाहौर कहा जाता है। इनकी मृत्यु 21 अप्रैल 1938 को हुई थी। देखिए, अब ध्यान देने योग्य बातें ये है कि ये भारत स्वतंत्र होने से पहले ही खत्म भी हो चुके थे। तब तो भारत का ही अंश था, पाकिस्तान भी 1938 में ही खत्म हुए, जबकि 10 साल बाद देश हमारा स्वतंत्र हुआ था, है ना। तो कुल मिला के इनकी रचनाएं पूरे भारत में बहुत फेमस थी। इसलिए इन्होंने जो रचना की है सारे जहां से अच्छा, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, तब कविता पाठ करेंगे, है ना। सारे जहां से अच्छा यानी हिंद, ये इनकी जो है उर्दू भाषा में लिखी एक गजल है। क्या है? गजल है ना। यह देश प्रेम की भावना से, हाँ बेटा, मैम क्या है? गजल गजल। गजल। हाँ, उर्दू भाषा में लोग गजल कहते हैं उसको, हाँ? उर्दू भाषा में लिखी एक गजल है। यह देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। जब हमारा देश स्वतंत्रता प्राप्त से पहले हिंदू मुसलमान एक होके तो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़े थे, हाँ? कभी भी हमारे साथ नहीं थे। इन्होंने भारत के लोगों को जागरूक करने के लिए देश प्रेम की भावना से भरी हुई यह गजल लिखी थी, है ना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यही गजल ब्रिटिश शासन के विरोध का प्रतीक बनी। ब्रिटिश शासन यानी अंग्रेजों का जो शासन था हमारे देश में, इसके विरोध यह गजल लोग गाने लगे। इसे आज भी देशभक्ति पूर्ण के रूप में गाया जाता है। इस गीत की रचना प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने 1905 में की थी। इसे उन्होंने सबसे पहले सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़कर सुनाया था। जब बच्चे थे सरकारी कॉलेज लाहौर में ही पढ़कर सुनाया था। वहां इन्हें लाला हरदयाल ने एक सम्मेलन के अध्यक्षता कर दिया था। तो ये वहां पर अध्यक्षता जब कर रहे थे, जैसे जो कोई कार्यक्रम होता है तो जो अनाउंसर का काम करते हैं लोग, है ना, वही काम करने की जिम्मेदारी इन्हें दिया गया था लाहौर कॉलेज में। तो वे कॉलेज के स्टूडेंट थे, है ना। तो लोग अपने भाषा से प्रभावित करने के लिए तरह तरह के लोग जो है, आप लोग कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है तो लोग 2 लाइन बना के तब प्रोग्राम का जो है प्रसारण करते हैं, है ना। तो ऐसे इन्होंने इस गीत को वहां गाकर सुनाया। भाषण देने के बजाय उन्होंने गीत ही गाया। यह हिंदुस्तान की प्रशंसा में या अलग अलग संप्रदाय के लोगों के बीच मेलजोल भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करती है। यह गीत चाहे जिस धर्म का मानने वाला हो, चाहे जिस जात का हो, लेकिन जो भारतीय है सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। आपस में मेलजोल की भावना को ये बढ़ाने वाला है ना। उसके बाद जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो 1950 में इस गीत को सितार वादक पंडित रविशंकर ने क्या किया था? सुरबद्ध किया था। पहले गजल के रूप में उन्होंने सुनाया था, लेकिन इसको फिल्मी दुनिया में लाके सुरबद्ध कर दिया। किसने किया था? में आवाज दी थी सितार वादक पंडित रविशंकर ने 1950 में। बढ़िया से गीत था, ठीक है। चलिए हम इस कविता को पढ़ेंगे। देखिए, रहे हो, सारे जहां से अच्छा दोषता मारा। गाते लोग, कोई गा के सुनाएगा? आप लोग देखे होंगे टीवी में या रेडियो में, आवाज को सुने होंगे, कितना बढ़िया से गाता है। हाँ, कोई सुनाएगा? सारे जहां से अच्छा
ये हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से हम की ये गुलशिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। इस तरह इस लाइन में गाया गया है ना। हाँ यस मैम। हाँ, तो आप लोग यस तो आज हमने केवल थोड़ा सा बता दिया है आपको। आप उसी लय में इस गीत को बिल्कुल गा लेंगे। अगले सेशन में हम सबसे सुनेंगे इसको, ठीक है। आप लोग भारतीय हो तो यस मैम। आपके मन में पता तो चले कि हाँ आप देश के प्रति कितना प्रेम रखते हो। चलिए हम गीत को पढ़ते हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो सारे जहां, जहां से अच्छा, जहां किसको कहा गया जानते हो? पूरे मैम संसार को। संसार को। इस सारे संसार में सबसे अच्छा हमारा हिंदुस्तान है। कौन है? हमारा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान। हम बुलबुले हैं इसकी। बुलबुले जानते हो क्या है? बुलबुल एक चिड़िया का नाम है, आप लोग सुने होंगे। हाँ, यस मैम बुलबुल। बाग में रहती है वो चिड़िया। गुलिस्ता मतलब होता है बाग, बगीचा, फुलवारी। बुलबुल बुलबुल चिड़िया है। तो यह आप जान लीजिए, यह हमारा हिंदुस्तान फुलवारी है, हमारे लिए बाग बगीचा हमारी फुलवारी है। और हम इस हिंदुस्तान में रहने वाले क्या है? बुलबुल हैं। अपने आप हमारा पूरा एक फुलवारी है, बगीचा है, और हम सभी लोग इस बगीचे में रहने वाले बुलबुल हैं। तो सारे संसार में सबसे अच्छा हमारा हिंदुस्तान है। हम इस हिंदुस्तान रूपी बगीचे में रहने वाले बुलबुल हैं। ध्यान दीजिएगा, गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी, दिल हो जहां हमारा। बेटा बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। गुर्बत का मतलब होता है परदेश, यहाँ उर्दू शब्द है। गुर्बत का मतलब क्या हुआ? परदेश या दूसरे देश में। अगर हम दूसरे देश में रहते हैं लेकिन हमारा दिल अपनी वतन, वतन का मतलब भी देश होता है, वतन का मतलब अपना देश होता है, और गुर्बत का मतलब परदेश होता है, दूसरा देश होता है। तो हम अगर प्रदेश में हो, दूसरे देश में हो, भारत को छोड़कर, फिर भी हमारा मन कहाँ लगा रहता है? अपने देश में। जो लोग बाहर रहते होंगे उनसे पूछिए, भले वो देश के बाहर रहते हैं इंडिया छोड़कर, लेकिन हमेशा अपने देश को, अपने वतन को याद करते हैं। तो हमें भी, हमारा भी मन अपने ही देश में लगा रहता है। समझो वही हमें भी, दिल हो जहां हमारा। तो हमें अपने आप को वही समझना चाहिए जहाँ, कहते नहीं है जहाँ मन वहाँ मन, है कि नहीं? अगर हमारा मन हमारे देश हिंदुस्तान में लगा है तो क्या हम दूसरे देश में हो सकते हैं? भले ही नो मैम। पड़ा हो, लेकिन जान हमारी कहाँ बसती है? हाँ, मैम हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में। कि हमें अपनी, चाहे जहां हम रहे, लेकिन हमें अपने आप को हिंदुस्तान में ही समझना चाहिए। और विशेषता को बताया गया है, यहाँ प्रशंसा की है अपने देश की, यहाँ विशेषता को बताया गया है। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का। हमसाया यानी पड़ोसी, पड़ोसी जो है। पर्वत यानी पर्वत आप लोग जान रहे हो, सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है ना, जो हमारी पड़ोसी। यस मैम। छूने वाला यानी आसमां का सबसे ऊंचा पर्वत, यानी हमारे देश में जो हिमालय पर्वत है, जो आसमान को छू रहा है ना, वो पड़ोसियों से हमारी रक्षा कर रहा है। कैसे रक्षा कर रहा है? वो संतरी हमारा, पासवा हमारा, पासवा हमारी पहरेदारी कर रहा है, हमारी संतरी
संतरी किसको कहते हैं? जो घर की रखवाली करता है ना। तो वह पड़ोसियों से, है ना, हमारे देश की एक पहरेदार की तरह रखवाली कर रहा है। कौन कर रहा है? मैम सैनिक। सैनिक नहीं बेटा, यहाँ हिमालय पर्वत को कहा गया है। उत्तर में जो हिमालय पर्वत है, जैसे जहां पर हमारा देश का जो तटीय रेखा है, बॉर्डर, तो दूसरे देश हैं बॉर्डर किनारे, वहां तो हमारे सैनिक रखवाली कर रहे हैं ना, पहरेदारी कर रहे हैं। लेकिन हमारा जब उत्तर है, आपने कभी मानचित्र देखा है भारत की? नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो दूर तक फैला हुआ है, तो वहां से बाहर की पड़ोसी तो आ नहीं पाएंगे कूद के पर्वत पे चढ़ के, क्या पाएंगे? नहीं आ पाएंगे, है ना। तो वो हमारा पड़ोसी देश से, पड़ोसी दुश्मनों से रक्षा कर रहा है। एक संतरी बनकर, एक जो है पहरेदार बनकर हमारी रक्षा कर रहा है। किससे कर रहा है? पड़ोसी शत्रुओं से। हिमालय का पर्वत खड़ा है, वहां से हमें सैनिक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह तट जो है पर्वत, बड़ा विशाल पर्वत हिमालय है, जिसपे हमेशा बर्फ से ढका रहता है ना। इसी से हिमालय कहा गया है। हिम का मतलब होता है बर्फ, आले का मतलब हिमालय पर्वत यानी बर्फ का घर है। तो उसपे से कोई शत्रु हमारे देश में नहीं आ सकता है। तो हमारी पहरेदार बना कि नहीं बना वो? यस मैम। यस मैम। इसलिए हम यस मैम। सुरक्षित हैं। उत्तर दिशा में हम सुरक्षित हैं, क्योंकि हिमालय पर्वत वहां हमारी रक्षा कर रहा है, एक संतरी बनकर, है ना, एक पहरेदार की तरह वह हमारी पड़ोसियों से, देश से हमारी रक्षा कर रहा है। समझ में आया इतना? यस मैम। अब चलिए, गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिसके दम से रश्क ए जीना हमारा। देखिए, गुलशन का मतलब क्या होता है? बाग, है ना, बाग बगीचा। गुलिस्तान का मतलब भी बाग होता है, और गुलशन का मतलब भी बाग होता है। रस का मतलब होता है ईर्ष्या, जीना अर्थात स्वर्ग। ध्यान दीजिएगा, गोदी में, जैसे माँ की गोदी में बच्चे खेलते हैं ना, खेलते हैं ना। यस मैम। बोला कीजिए, बोला कीजिए। जैसे माँ की गोदी में बच्चे खेलते हैं, ऐसे ही भारत माता की गोदी में हजारों नदियां दिन रात खेला करती हैं। अब आप सोचिए नदियां कैसे खेलती हैं? तो हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं ना, जिसकी धारा निरंतर यस मैम। है। यस मैम। गंगा, जमुना, सरस्वती, भागीरथी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, सतलज, रावी, ताप्ती, बहुत सारी नदियां हैं। तो जो भारत माता की गोदी में चलती रहती हैं भाग भूमि पे, है ना। और इससे क्या होता है? नदी है अगर, तो यह हमारे धरती को हरा भरा भी बनाती हैं। अगर नदी में जल रहेगा, तो अगल बगल की जो आपकी भूमि है, उस पे हरियाली हम ला सकते हैं ना जल से। हाँ, यस मैम। तो हमें बाग को हरा भरा करने के लिए सिंचाई की जरूरत पड़ती है ना, हाँ, पानी की। तो वही नदियां हमारे भारत माता की गोदी में निरंतर बह रही हैं। वे इस भारत की बगीचे को क्या करती हैं? हरा भरा बनाती हैं, है ना, अपने दम पे। यानी इन नदियों के दम पे हमारे भारत की जो बगीचा है, जो हिंदुस्तान के बगीचा है, वह हमेशा हरा भरा रहता है, हर प्रकार से फल फूलों से शोभित रहता है, धन धान से परिपूर्ण रहता है, जिसको देखकर स्वर्ग, यानी जो स्वर्ग के समान हमारे देश को हरा भरा बनाती है, जिससे स्वर्ग के देवता भी क्या करते हैं?
क्या करते हैं हमारी धरती को देखकर, है ना? उनके मन में भी ईर्ष्या की भावना जागृत होती है कि तो हमारे स्वर्ग से भी सुंदर हिंदुस्तान हो गया है ना? पृथ्वी का स्वर्ग क्या माना गया है? अच्छा बेटा, आप लोग जानते होंगे पृथ्वी का स्वर्ग किसे माना गया है? मैम बुक नहीं दिख रही है। के लिए हमारी आवाज सुन पा रहे हो ना? पृथ्वी का स्वर्ग हम किसे यस मैम। मानते? मैम नदी को, एक बार पढ़ाते समय आप लोगों को मैम हरियाली को, मैम हरियाली को। नहीं, पृथ्वी का स्वर्ग कहाँ है? अभी ये प्रश्न हमने बताया था, अभी याद नहीं आ रहा, तो सबको याद आ जाएगा। मैम आसमान, मैम आसमान। भारत का स्कॉटलैंड पूर्व पढ़ा रहे थे, तब आप लोगों को बता देना पृथ्वी की स्वर्ग की संज्ञा किसे दी गई है? भारत में ही स्थित जम्मू कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग माना गया है। आई समझ में? यस मैम। हाँ, Yes, ma'am. तो जो भारत माता की गोदी में हजारों नदियां दिन रात बहती रहती हैं, वे अपने पवित्र जल से हमारे भारत की भूमि को, भारत के बगीचे को हरा भरा करती हैं, जिससे कि पड़ोसी भी हमारे देश से ईर्ष्या करते हैं, इस भूमि को देखकर ईर्ष्या करते हैं। यानी स्वर्ग से भी सुंदर हमारे भूमि को नदियां बना देती हैं। आई गई समझ में लाइन? Yes, ma'am. अगली लाइन देखते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। मजहब का मतलब क्या होता है? उर्दू में मजहब शब्द है, इसका अर्थ होता है धर्म। देखिए बेटा, कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी धर्म हो, कोई भी धर्म हमें यह नहीं शिक्षा देता है कि आप लोग आपस में बैर कीजिए। बैर का मतलब होता है शत्रुता कीजिए, झगड़ा कीजिए। सिखाता है? आप दूसरे धर्म को छोड़िए, हम हिंदू हैं, हमारे हिंदू धर्म के जो शास्त्र है, ग्रंथ हैं, क्या कहीं उसमें लिखा हुआ है कि हम दूसरे जात के लोगों से झगड़ा करें? हाँ, नो मैम। तब फिर ऐसे ही हर धर्म, कहीं किसी धर्म में नहीं लिखा है कि आपस में हम झगड़ा करें। कोई यहाँ बताया गया है, कोई भी धर्म हमें नहीं सिखाता है कि हम आपस में बैर रखें, एक दूसरे से झगड़ा करें। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम हिंदी हैं, यानी हम हिंदी भाषा को बोलने वाले हैं। क्या है? हम हिंदी भाषा को बोलने वाले हैं। हमारा यह वतन क्या है? हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा देश है। हम हिंदी बोलने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान हमारा देश है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, हम हिंदू हैं, हम हिंदी बोलते हैं, हिंदुस्तान हमारा देश है। क्या? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हस्ती का मतलब होता है अस्तित्व। आप तो क्या हस्ती जानते, तो हस्ती का मतलब होता है अस्तित्व। तो हमारे हिंदुस्तान की यानी अर्थात हिंदुस्तान में कुछ ऐसी विशेष बात है कि इसकी अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता। बताइए कैसे? अभी समझ जाएंगे। हमारे हिंदुस्तान में विशेष बातें हैं कि हमारे अस्तित्व को कभी कोई मिटा नहीं सकता है। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा, यानी सदियों तक दुश्मनों ने हमारे इस देश को रौंदा है, गुलामी के जंजीरों करके रखा। पहले आकाताई आए, बर्बर लोग आए, बाबर आए, मुसलमान लोग आए, है ना, आक्रमणकारी लोग आए, जैसे लोग आए। इसके बाद अंग्रेज जैसे लोग चूसने वाले आ गए, जो हमारे देश को खोखला करते। महमूद गजनवी जैसे लोग आए, जिन्होंने 17 बार आक्रमण करके भारत के सोना मंदिरों में छिपी हुई अपार धन संपत्ति
यानी सभी लोग आए, हमारे खजाने को खूब लूटे, लेकिन इतना कुछ होते हुए भी आज हमारा अस्तित्व, हमारी हस्ती बनी है कि नहीं बनी है संसार में? बताइए। यस मैम, मैम बनी है। आज भी हमारा देश विश्व के प्रमुख देशों में माना जाता है कि नहीं? हाँ, यस मैम। विशेषता है। बहुत से लोग आए यस मैम। आए और चले गए, लेकिन हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जो थी, इसको वो लोग नहीं छीन पाए। अनेकता में एकता जो हमारे अंदर, जो हमें विरासत में मिली है, इसको कोई तोड़ नहीं पाए। अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषता है। बहुत आए लोग, हिंदू मुसलमान में खूब झगड़ा लगाए, अंग्रेज लोग सदियों तक गुलाम रखे, तो क्या वो टिक पाए? नहीं। नो मैम। नो मैम। हमें उन्होंने परेशान जरूर किया, लेकिन उनके भी अस्तित्व को हमने मिटा दिया, है ना? तो हमारे देश में से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी है गुलिस्तान हमारा। यानी इस पूरे संसार में जितने भी देश हैं, सब देशों में हमारा हिंदुस्तान सबसे अच्छा गुलिस्तान है। यह हमारा बाग जो है, हिंदुस्तान रूपी बाग, रहने वाले हम बुलबुल हैं। हम हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमारा बाग हमेशा हरा भरा रहता है, हम हमेशा प्रसन्न रहते हैं, बुलबुल की तरह हम मस्त रहते हैं। नहीं, हमें अपने देश का क्या है, गर्व है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा, यानी संसार में सबसे अच्छा हमारा देश हिंदुस्तान है। बताइए, लेखक ने बुलबुल शब्द का प्रयोग किनके लिए किया है, कोई बताए? बार बार रिपीट किया है, किसके लिए किया गया है? बुलबुल कौन है? मैम हम मनुष्य। हाँ, हम मनुष्य। जो हम, आप मान लीजिए संसार, यानी हमारा भारत देश, जैसे पक्षियों का निवास कहाँ होता है? घोंसला बगीचे में तो होता है, किसी पेड़ पर। यस मैम। ऐसे ही हमारा हिंदुस्तान एक बगीचा मान ले, और उस बगीचे में रहने वाले हम सभी मनुष्य बुलबुल की तरह है। कोई आम के पेड़ पे घोंसला बनाया है, कोई इमली के पेड़ पे बनाया है, कोई गुलाब के टहनी बनाया है, यानी अलग अलग गांव हमारा बगीचे का पेड़ मान लीजिए। हिंदुस्तान बगीचा है, और हर अलग अलग गांव प्रदेश जो है इस बगीचे में, जैसे तमाम प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, ऐसे ही इस हिंदुस्तान बगीचे में गांव है ना? और हम उसमें रहने वाले क्या है? एक बुलबुल पक्षी की तरह जो मस्त रहती है, बिंदास रहती है ना? हर कष्टों को झेलते हुए यस मैम। खुश रहती है ना? ऐसे ही हम भी हिंदुस्तान में रहते हुए बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश हैं। हम अपने हिंदुस्तान पे गर्व कर रहे हैं, है ना? यस मैम। आया? यस मैम। चलिए एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं, बहुत कम समय रह गया, हम जल्दी से दोहराएंगे। इस सारे संसार में सबसे अच्छा हमारा हिंदुस्तान है। हम हिंदुस्तान के बगीचे में रहने वाले बुलबुल पक्षी की तरह है। हम चाहे किसी भी देश में हो, लेकिन हमारा दिल हमेशा अपने देश हिंदुस्तान में लगा रहता है। और फिर हमें वही अपने आप को वही समझना चाहिए जहाँ हमारा दिल रहता है। हमारे देश में जो पर्वत है, यानी हिमालय पर्वत, वो संसार का सबसे ऊंचा पर्वत माना गया है, जो पड़ोसियों से एक प्रहरी की तरह 24 घंटे हमारी पहरेदारी है। अर्थात पड़ोसी दिशा में पड़ोसी शत्रुओं से हमारी रक्षा कर रहा है। हमारे भारत पर हमेशा हजारों नदियां बहती रहती हैं, जिसकी जल से हमारा हिंदुस्तान हरा भरा है, जिसको देखकर के देवता भी ईर्ष्या करते हैं। अर्थात
जो हमारे हिंदुस्तान की भूमि को स्वर्ग के समान सुंदर बना रखती हैं। ये नदियां हमारे धरती को स्वर्ग बना रखती हैं, जिससे देखने वाले ईर्ष्या भी करते हैं। कोई भी धर्म हो वह हमें आपस में बैर करना यानी झगड़ा करना, आपस में ईर्ष्या करना नहीं सिखाता है। हम हिंदी बोलने वाले हैं, हमारा वतन हिंदुस्तान है। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में कुछ तो ऐसी विशेष बातें हैं कि कोई भी हमारे अस्तित्व को कभी नहीं मिटा पाया है। सैकड़ों वर्षों तक हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। बहुत से आताताई आए और चले गए, लेकिन वे हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को नहीं मिटा पाए। सारे संसार में सबसे अच्छा हमारा हिंदुस्तान है। हम इसमें रहने वाले बुलबुल की तरह, हिंदुस्तान की बगीचे वाले बुलबुल हैं। चलिए, आपको ये कविता याद करनी है, व्याख्या सही है। इस कविता को आप सर्च करके राइट कर लेना। यस मैम। ठीक है, और उसके बाद इसको व्याख्या सहित याद कर लेना। हमने इसलिए व्याख्या बता दिया कि अगले सेशन में जब मिलोगे लय के साथ गीत को सुनाओगे। गीत को गाने में हमें देश प्रेम हमारे अंदर झलकता है। हम कितनी अच्छे से इसको गाएं, कितने अच्छे से इसको प्रस्तुत करें, है ना? यस मैम। चलिए, यस मैम। सभी लोग समझ गए हैं ना? यस मैम। यस मैम। मैम एक्सक्यूज मी। बेटा बताइए, बताइए बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो है? मैम रिकॉर्डेड वीडियो भेज दीजिएगा। बेटा वीडियो रोज जो है वो अपलोड होता है ना? हाँ, वीडियो तो आपका जाएगा ही, आप लोग देखिएगा, कुछ चला के देखिएगा, जो भी आपके होंगे उनको भी शेयर कीजिएगा बढ़िया से, ठीक है? तो चलिए बेटा, कुछ शब्द हैं कठिन शब्द जो यहाँ दिया गया है, जैसे आपको मैं पढ़ाते समय बता भी दिया था, इस बार ध्यान देंगे। बुलबुल का मतलब में आवाज में करने वाली चिड़िया है बुलबुल। तो यहाँ पे उपमा दी गई है। बुलबुल का उपमा किससे की गई है? जैसे आप लोगों ने हम सब सुमन एक उपमन के पढ़ा था, वहाँ उमंग फूल मनुष्यों के लिए किया गया था ना उपमा। कौन बगीचा था? वैसे ही यहाँ पर हिंदुस्तान बगीचा है, और हम हिंदुस्तानी लोग जो हैं वो इस बगीचे में रहने वाले बुलबुल हैं, ठीक है? गुलिस्ता का मतलब होता है बड़ा बगीचा, यानी फुलवारी को हम कहते हैं। हमसाया यानी गुर्बत यानी प्रदेश या दूसरा देश, हमसाया होता है पड़ोसी। पासवा यानी पहरेदार। गुलशन यानी बगीचा। रस का मतलब होता है रस यानी ईर्ष्या करना। जिना का मतलब होता है जिना यानी स्वर्ग, है ना? अस्थि का मतलब होता है अस्तित्व, ठीक है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। अभिराज, समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। तो चलिए बेटा, अब जो है समय भी समाप्त हो रहा है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। पूछना, किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाँ बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है, पूछना है? नो मैम। बेटा सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। बाय बेटा। मैम गुड बाय।